हे फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो आर्टिकल है वो ओलंपिक्स पे है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और उस पर बेस्ड जो वोकैब है वो भी काफ़ी अच्छी है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी काफ़ी आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट भी है, तो वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ पैसेज को पढ़ने के बाद, उस पैसेज को समझने के बाद आरसी के कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, वो भी हम मिलके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट हम करेंगे हमेशा की तरह वोकैबुलरी से, और जो पहला वर्ड है हमारा वो है असेंट, नाउन है। अब असेंट क्या होता है? ऊंचाई पे जो हम चढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की ऊंचाई पे, तो जो प्रोसेस होता है ऊंचाई पे जाने का उसको ही असेंट कहते हैं। अब ये ऊंचाई आप फिजिकल सेंस में भी कह सकते हो, जैसे कोई पहाड़ है, ये रहे आप यहाँ पे हो, फिर आप चढ़ के यहाँ पे आ गए, तो ये भी असेंट है। अब ये तो हो गया फिजिकल वे में। अब फिगरेटिव वे में भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ लो कि आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो बट पोजीशन पे, पहले पोजीशन यहां थी, अब आप बढ़ गए ऊपर, अब आपकी पोजीशन यहां पे आ गई। मतलब पोजीशन की इंपॉर्टेंस, पोजीशन का इन्फ्लुएंस, पावर बढ़ गया। ठीक है, सिमिलर में स्टेटस के लिए भी यूज कर सकते हैं, रैंक के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आप कोई पर्सन है, स्टेटस में ऊपर बढ़ रहा है, पोजीशन में ऊपर बढ़ रहा है, रैंक में ऊपर बढ़ रहा है, तो उसको भी असेंड कहते हैं। तो किसी भी तरह का मूवमेंट या प्रोसेस जिससे कोई ऊपर की तरफ बढ़ता है उसको असेंड कहते हैं। उसको एलिवेशन भी कहते हैं, एडवांसमेंट भी कहते हैं। तीनों वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग है। एलिवेशन भी होता है ऊंचाई पे जाना, एडवांसमेंट भी होता है आगे बढ़ना। आगे किस सेंस में? प्रोग्रेस करना। यहाँ पे लिखा भी है ना, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड टू अ बेटर पोजीशन और ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। तो एडवांसमेंट क्या होता है? प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस करते हो तो आप ऊपर उठते हो, ठीक है, पोजीशन में, रैंक में, स्टेटस में आप ऊपर उठते हो। तो इस वजह से एलिवेशन हो गया आपका, एडवांसमेंट हो गया, असेंट हो गया, ठीक है। ये तीनों आपके सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। अब एंटोनिम्स की बात करें तो डिग्रेडेशन है, डिमोशन। डिग्रेडेशन क्या होता है? कोई अच्छी चीज़ है, खराब हो गई, तो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो चीज़ पीछे जाने लगती है, प्रोग्रेस में खराब होने लगती है, उसको क्या कहते हैं? डिग्रेड होना। तो उसका नाउन फॉर्म है डिग्रेडेशन। डिमोशन, एज यू ऑल नो कि डिमोशन का मतलब क्या होता है? एक होता है प्रमोशन, जिसमें आपकी स्टेटस, आपका रैंक, पावर, इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। डिमोशन में क्या होता है? घट जाता है। तो डिमोशन भी वही प्रोसेस सिग्निफाई करता है जो डिग्रेडेशन करता है, यानी कि पावर में, इन्फ्लुएंस में और प्रोग्रेस में पीछे हो जाना, ठीक है। तो एलिवेशन, एडवांसमेंट में चीज़ें ऊपर जाती है, डिग्रेडेशन, डिमोशन में चीज़ें नीचे जाती है, मतलब कि खराब हो जाती है। सेकेंड वर्ड इज डिपिक्ट्स। वर्ब की ये सिंगुलर फॉर्म है, जो हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, एस या ईएस वाली फॉर्म। जो इसका बेस फॉर्म है वो होता है DEPICT, डिपिक्ट। अब डिपिक्ट करना मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करना किसी चीज को, कैसे? वर्ड्स में, ठीक है, या इंप्रेशन देना किसी चीज का वर्ड्स में, पिक्चर में। अब इंप्रेशन देने का मतलब क्या होता है? आपने कोई चीज देखी, अब आपको जिसे दिख रही है वैसे ही आप किसी और को बता रहे हो कि वो ऐसी थी, या वो एक्सपीरियंस ऐसा था, वर्ड्स में या पिक्चर के थ्रू बता रहे हो, या फिर डिस्क्राइब कर रहे हो किसी चीज़ को, उसको हम कहते हैं डिपिक्ट करना। एग्जिबिट करना भी वही होता है। एग्जिबिट करना मतलब कि शो करना, डिस्प्ले करना किसी चीज़ को। इलस्ट्रेट करना भी वही होता है, डिस्क्राइब करना, शो करना, एग्जिबिट करना, डिपिक्ट करना। अब एंटोनिम्स इसके है डिस्टॉर्ट और परवर्ट्स। अब डिस्टॉर्ट एंड परवर्ट एंटोनिम क्यों है? डिपिक्ट, एग्जिबिट, इलस्ट्रेट में क्या है कि जैसी चीज़ थी, जैसा एक्सपीरियंस था, आपने उसको वैसा ही बताया, वैसा ही डिस्क्राइब किया, वैसा ही इंप्रेशन आपने दूसरे को दिया, वर्ड्स में या पिक्चर में। आपने उसकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं किया, फॉर्म में कोई चेंज आपने नहीं किया। बट कोई चीज़ अगर डिस्टॉर्ट हो जाती है, कोई चीज़ अगर परवर्ट कर दी जाती है, उसमें क्या होता है कि मीनिंग को खराब कर दिया जाता है, उसके फॉर्म को खराब कर दिया जाता है, इस तरह से बताया जाता है जिसमें उसकी जो ट्रू मीनिंग है, जो ट्रू फॉर्म है, वो सामने नहीं आ पाता है। इसीलिए डिस्टॉर्ट करना, परवर्ट करना, डिपिक्ट करने का एंटोनिम होता है। क्वेस्ट थर्ड वर्ड है हमारा, क्या है? नाउन है। अब क्वेस्ट क्या होता है? एक लंबी जर्नी। आप किसी चीज़ के तलाश में निकले हो, तो जिस जर्नी को आप कवर करते हो और उस चीज़ को खोजने के लिए, उस चीज़ को ढूंढने के लिए, उसी जर्नी को हम क्वेस्ट कहते हैं। उस जर्नी को हम परस्यूट भी कहते हैं और हंट भी कहते हैं। अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग, स्पेशली फॉर सम क्वालिटी सच एज हैप्पीनेस, ठीक है, सुना ही होगा आपने, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका मतलब क्या है कि हैप्पीनेस यानी कि खुशी की तलाश है,
ठीक है। तो क्वेस्ट भी वही होता है, किसी चीज़ की तलाश, जर्नी आप कवर करते हो, ठीक है। क्वेस्ट फॉर सक्सेस हो सकता है, क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस हो सकता है, उसी तरह से परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, हंट फॉर सक्सेस, हंट भी कहते हैं। हंट भी क्या होती है, एक जर्नी। एक तो हंट पता है, हंट पे यानी कि जहाँ पे एनिमल्स को किल किया जाता है वो हंट, तो वो हंट डिफरेंट होता है। एक हम हंट को इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ की तलाश में आप निकले हो, उसको भी हंट कहा जाता है। एंटोनिम्स होंगे रिट्रीट और इंडोलेंस। अब रिट्रीट क्या होता है, रिट्रीट होता है पीछे हट जाना, मतलब आप सर्च पे गए ही नहीं, क्वेस्ट आप गए ही नहीं, परस्यूट पे नहीं गए, हंट पे नहीं गए, आप पीछे हट गए। इंडोलेंस होता है लेजीनेस, इनएक्टिविटी। देखो ये भी एंटोनिम इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी कोई सर्च पे नहीं जा रहा है, कोई क्वेस्ट पे नहीं जा रहा है, कोई परस्यूट पे, हंट पे नहीं जा रहा है, तो इसीलिए इंडोलेंस और रिट्रीट दोनों ही इसके एंटोनिम्स हैं। 4 इज ऑड्स, नाउन है। ऑड्स क्या होता है, समथिंग दैट मेक्स इट सीम इम्पॉसिबल टू डू और अचीव समथिंग। ऐसी कोई चीज जो कि इम्पॉसिबल कर देती है, क्या करना, किसी चीज को करना या अचीव करना। तो क्या हो गया, सिंपल वर्ड में डिफिकल्टीज हो गई। डिफिकल्टीज के बारे में ही कहा जा रहा है, क्योंकि डिफिकल्टीज आती है तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगने लगती है, हमें लगता है अचीव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऑड्स भी क्या है, डिफिकल्टीज है। इम्पेडिमेंट्स है, ऑब्स्टिकल्स है। इम्पेडिमेंट्स एंड ऑब्स्टिकल्स भी वही होते हैं, बाधाएं, ठीक है। किसी चीज़ को करने में जो बाधा आ जाती है, जो दिक्कतें आ जाती है, उनको ही कहा जाता है इम्पेडिमेंट्स, उनको ही कहा जाता है ऑब्स्टिकल, उनको ही कहा जाता है डिफिकल्टीज, उनको ही कहा जाता है ऑड्स, ठीक है। एक ही मीनिंग है, अलग अलग वर्ड से अलग अलग तरीके से कहने के लिए। एंटोनिम क्या होगा, एडवांटेज, बेनिफिट। ऐसी कोई चीज़ जो आपको मदद करती है, जो आपके लिए पॉसिबल कर देती है उस चीज़ को करना या अचीव करना, वो होता है एडवांटेज, वो होता है बेनिफिट। 5 इज क्लेम्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही है। क्लेम करना मतलब गेन करना, जीतना, अचीव करना किसी चीज़ को, सिक्योर करना, अक्वायर करना। एंटोनिम्स क्या है, कंसीडर्ड, यील्डेड। इन दोनों की मतलब होता है गिव अप करना, ठीक है। गिव अप मतलब कि रिलिंक्विश कर दिया आपने, त्याग दिया। 6 वर्ड जो है वो हमारा है कॉर्नर्ड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। कॉर्नर्ड, देखो कॉर्नर्ड क्या होता है कि आप किसी चीज़ को एक कॉर्नर पे, कोने पे लेके आ गए, अब वो चीज़ आपके पास से भाग नहीं सकती, तो आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया काइंड ऑफ। तो गॉट अ पर्सन और एन एनिमल इनटू अ प्लेस और सिचुएशन फ्रॉम विच दे कुड नॉट एस्केप, मतलब अब आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में हो, एक डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, ठीक है, और वो आपके अंडर आ गया है। ट्रैप भी कहते हैं, कैप्चर्ड भी कहते हैं। एंटोनिम्स रिलीज कर देना, फ्री कर देना, मतलब छोड़ देना उसको। 7 इज अंडरस्कोर, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। टू एम्फेसाइज और शो दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट और ट्रू। अंडरस्कोर करना मतलब एम्फेसाइज करना, दिखाना कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ ट्रू है, कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई फैक्ट ट्रू है। स्ट्रेस करना भी उसी को कहते हैं, अंडरलाइन करना भी उसी को कहते हैं। अंडरस्कोर, स्ट्रेस, अंडरलाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये तीनों, बार बार आर्टिकल्स में आते हैं, एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, आपके आरसी में आ जाते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका कि एम्फसाइज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या फिर ट्रू है। एंटोनिम्स होता है डाउन प्ले करना, अंडरस्टेट करना। अब डाउन प्ले क्या होता है, इंपॉर्टेंस कम दिखाना। अंडरस्कोर में, स्ट्रेस में, अंडरलाइन में इंपॉर्टेंट दिखाया जा रहा है, तो डाउन प्ले और अंडरस्टेट में क्या इंपॉर्टेंस कम करके दिखाया जा रहा है कि चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, असलियत में इंपॉर्टेंट है बट दिखा ऐसे रहे कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो उसको कहते हैं डाउन प्ले करना, अंडरस्टेट करना। 8 इज इंडोमिटेबल, एडजेक्टिव है। इंडोमिटेबल क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत स्ट्रांग है, ब्रेव है, उसको डिफीट करना या उसको डराना, फ्राइटन करना इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज़ जिसको हराना इम्पॉसिबल हो, जिसको डराना इम्पॉसिबल हो, जो बहुत स्ट्रांग हो, जो बहुत ब्रेव हो, उसको कहते हैं इंडोमिटेबल। उसको इन्विंसिबल भी कहते हैं, अनयील्डिंग भी कहते हैं। इन्विंसिबल क्या है, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता, जो सबसे पावरफुल होता है। अनयील्डिंग, देखो यील्ड करने का मतलब क्या होता है, यील्ड करने का मतलब होता है गिव अप कर देना। जो अनयील्डिंग है मतलब वो गिव अप नहीं करेगा कभी, तो अगर गिव अप नहीं करेगा तो वो परसिस्ट करता रहेगा और फाइनली सक्सेस उसको मिल जाएगा, विक्ट्री उसको मिल जाएगी। 9 इज थ्रॉन्गिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। थ्रॉन्गिंग क्या होता है, गोइंग समवेयर और बीइंग प्रेजेंट समवेयर इन लार्ज नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ कहीं पे जाना, भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की और वो भीड़ कहीं जा रही है या कहीं पे प्रेजेंट है, उसको कहते हैं हम थ्रॉन्गिंग। उसको और क्या कहते हैं, स्वॉर्मिंग कहते हैं, फ्लॉकिंग कहते हैं।
एंटोनिम्स है स्कैटरिंग, लीविंग। अब स्वार्मिंग, फ्लॉकिंग, थ्रॉन्गिंग का मतलब होता है बहुत भारी संख्या में कहीं पे जाना, भीड़ कहीं पे गई हुई है या भीड़ प्रेजेंट है किसी जगह पे। स्कैटरिंग मतलब तितर बितर होना, अलग अलग होना। लीविंग मतलब वहां से चले जाना। 10th इज कॉम्प्लीमेंटेड, वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही है। अब कॉम्प्लीमेंटेड क्या होता है? किसी चीज में ऐड करना किसी दूसरी चीज को, जिससे उस चीज की वैल्यू, इंपॉर्टेंस, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए या अट्रैक्टिवनेस, ब्यूटी उसकी इंप्रूव हो जाए, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अब देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें ENT होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें I होता है। ठीक है, LEMENT, LIMENT। इसका मतलब होता है ऐड करना, जिससे कि क्या उसकी क्या बढ़ जाए, उसकी ब्यूटी बढ़ जाए या उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है प्रेज करना। ठीक है, दो, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, बट ये नाउन भी हो सकता है और उसका मतलब भी होता है प्रेज। ठीक है, इसका मतलब प्रेज करना, और फिर कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन का मतलब ही होता है प्रेज, प्रशंसा। मतलब प्रशंसा करना को भी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो प्रशंसा की जा रही, जो प्रशंसा है, उसको भी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये जो EMENT वाला है, इसका मतलब होता है ऐड करना, जिससे चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए, वो और ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाए। सप्लीमेंट करना एंड ऑगमेंट करने का मतलब भी होता है ऐड करना। सप्लीमेंट करते हैं मतलब कि ऐड कर रहे हैं हम किसी चीज़ में, किसी दूसरी चीज़ को, जिससे कि वो और अच्छी और बेहतर बन जाए और बेटर बन जाए। ऑगमेंट करना भी मतलब होता है ऐड करना। अब एंटोनिम्स कॉन्ट्रास्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड क्यों है? कॉन्ट्रास्टेड एंड कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब क्या होता है कि अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उस चीज़ को, उसके अलग है। अब कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट और ऑगमेंट में क्या होता है, चीज़ें मिलके एक अच्छी चीज़ बन जाती है, बट कॉन्ट्रास्ट में चीज़ें अलग हो जाती है और दोनों डिफरेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे को और अच्छा नहीं बनाती है, बल्कि एक दूसरे को अपोज करने लगती है, रेजिस्ट करने लगती है। इसीलिए कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्ट्राडिक्ट हमारे एंटोनिम्स हैं। 11th इज एपेडेंट, एडजेक्टिव है। एपेडेंट हम कहते हैं उस चीज़ को जो कि बहुत ईजी टू सी और अंडरस्टैंड, जिसको देखना, जिसको समझना काफ़ी ईजी होता है। ऑब्वियस एंड एविडेंट भी उसी को कहते हैं। ऑब्वियस है, कोई चीज़ बहुत ऑब्वियस है, मतलब क्या होता है कि सबको आराम से दिख रही है, आराम से समझ में आ रही है। एविडेंट भी आराम से दिख रही है, आराम से समझ में आ रही है। अब एंटोनिम्स है एम्बिगुअस, वेग। एम्बिगुअस का मतलब होता है क्या, क्लियर नहीं है, एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं इसके, या एक से ज़्यादा अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है उसके, समझ में नहीं आ रहा कौन सा इंटरप्रिटेशन, कौन सी मीनिंग उसकी सही है, तो उसको एम्बिगुअस होता है, जो क्लियर ना हो। ठीक है, जो सर्टेन ना हो। वेग भी वही होता है जो चीज़ क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है। 12th इज ड्रॉ, वर्ब है। ड्रॉ करना क्या होता है कि किसी रिएक्शन या रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, इलिसिट करना भी वही होता है, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। प्रॉम्प्ट करना भी वही होता है, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। डेटर एंड डिस्करेज करना मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन, किसी को डिस्करेज करना। ठीक है, किसी को रोकना कि वो काम ना करे, वो रिएक्शन ना दे, वो रिस्पॉन्स ना दे। ठीक है, ड्रॉ में क्या हो रहा है कि वो रिएक्शन के लिए प्रमोट किया, इनकरेज किया जा रहा है। ठीक है, इलिसिट में भी वही हो रहा है कि रिएक्शन, कोशिश की जा रही है कि वो रिएक्शन या वो रिस्पॉन्स आए। प्रॉम्प्ट में भी वही हो रहा है, बट डेटर एंड डिस्करेज में क्या हो रहा है कि कोशिश की जा रही है कि वो रिएक्शन ना आए, वो रिस्पॉन्स ना आए। ठीक है, 13 इज मेन स्ट्रीम। अब देखो मेन स्ट्रीम एक तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, काफ़ी यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, अब मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जो चीज़ नॉर्मल है, जो चीज़ बहुत सारे लोग जिससे वाकिफ़ हैं, जिनको बहुत सारे लोगों को जो चीज़ समझ में आती है, उसको मेन स्ट्रीम कहते हैं। जैसे नॉर्म हो गया आपका, कन्वेंशन हो गया, जो चीज़ नॉर्मल हो गई, जो चीज़ कॉमन हो गई, जो चीज़ यूजुअल हो गई, क्योंकि सारे लोगों को पता है, तो उसको मेन स्ट्रीम कहते हैं। एंटोनिम्स एक्सेप्शन होगी, वेरिएंस होगा। एक्सेप्शन क्या होता है, जो कि कॉमन नहीं है, जो कि अलग है। वेरिएंस जो कि अलग है। तो एक्सेप्शन एंड वेरिएंस दोनों ही डिफरेंस को दिखाते हैं। मेन स्ट्रीम, नॉर्म, कन्वेंशन, सिमिलैरिटी, कॉमननेस को दिखाते हैं। कोई चीज़, कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसा ओपिनियन है जो कि नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे वाकिफ़ है, शेयर करते हैं, मानते हैं उसको। एक फ्रेज है इन सिंक विथ। इसका मतलब होता है कि साथ साथ चीज़ें चल रही है। अगर कोई दो चीज़ सिंक में है, इन सिंक विथ में है, तो वो फंक्शन, हैपन या मूव कर रही है सेम टाइम पे। ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रही है।
तो ये था आज का वोकैब, ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमने देख लिए। अब आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल किस पे है? वाइड ओपन ऑन इंडियाज पैरालंपियंस। इंडिया के जो पैरालंपियंस हैं, इंडिया का जो अभी पैरालंपिक्स हुआ है उस पे आपका आर्टिकल है आज का, ठीक है। ये उसका टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये पहला पैराग्राफ है, आप खुद से पढ़ो पहले, ये सेकंड आप खुद से पढ़ोगे, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आपने खुद से पढ़ लिया तो इसके बाद आने वाले आरसी के क्वेश्चंस, तो आपने जो रीडिंग की है, जो आपको समझ में आया है आर्टिकल अभी तक, तो उसके बेस पे ये वाला क्वेश्चन करके देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर ये वाला, और फिर लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं ऑथर इस वाले आर्टिकल में। तो क्या है? वाइड ओपन ऑन इंडियाज पैरालंपियंस। वाइड ओपन आर्टिकल का टाइटल है। आर्टिकल किस पे? इंडिया के जो पैरालंपियंस हैं, ठीक है, उन पे आर्टिकल है। विथ मोर स्टेट सपोर्ट इंडियन पैरालंपियंस आर ऑन अ हाई, ठीक है। स्टेट सपोर्ट ज़्यादा मिला है जिसकी वजह से जो इंडियन पैरालंपियंस है दे आर ऑन अ हाई। ऑन अ हाई का मतलब क्या होता है? ऑन एंड इम्प्रेसिव लेवल और स्टेज, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है स्टेट से, तो इंडियन पैरालंपियंस क्या है, वो एक बहुत ही इम्प्रेसिव लेवल या स्टेज पे काफ़ी रिमार्केबल लेवल है, स्टेज पे पहुंच गया है। फॉलोइंग द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ सेवरल नियर मिसेस इन द रिसेंट ओलंपिक्स, ठीक है, अभी जो रिसेंट ओलंपिक्स हुआ था उसमें काफ़ी सारे नियर मिसेस हुए थे, मतलब कि ऑलमोस्ट विक्ट्री पहुंचते पहुंचते हमारे हाथ में आते आते विक्ट्री निकल गई थी हमारे हाथ से, ठीक है। तो जो डिसअपॉइंटमेंट हमें मिला था ओलंपिक्स से, उसके बाद India's best ever show of 29 medals for an 18th place finish in the Paris Paralympics is reason to celebrate, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट मिला हमें ओलंपिक्स में, जहाँ पे हमें विक्ट्री मिलते मिलते रहेगी। उसके बाद फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बाद में आ रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंडिया ने अपना अभी तक का बेस्ट एवर शो दिया, 29 मेडल्स लाके 18th प्लेस पे फिनिश किया पेरिस पैरालंपिक्स में। और ये एक रीज़न है सेलिब्रेट करने के लिए, ये रीज़न है खुश होने के लिए, जश्न मनाने के लिए। From 4 medals and 43rd spot in Rio 2016, Rio 2016 के इवेंट में 4 मेडल्स आए थे और 43rd प्लेस रहा था हमारा, टू 19 मेडल्स एंड 24th रैंक इन टोक्यो 2020, और टोक्यो 2020 में 19 मेडल्स लाए हमने और 24th रैंक रहा। तो आप देख सकते हो कि इंप्रूवमेंट हुई यहाँ पे। कहाँ 2016 में से 4 मेडल्स आए थे और 43rd रैंक रहा था, वही 2020 में 19 मेडल सिक्योर किए गए और 24th रैंक रहा। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट असेंट एंड डिपिक्ट्स द इंडियन पैरालंपियंस कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन सिंक विद द इंक्रीज गवर्नमेंट सपोर्ट। तो ये क्या एक सिग्निफिकेंट असेंट है? ये जो ऊंचाई प्रोग्रेस किया गया है स्टेटस में, रैंक में, लाइक फ्रॉम 4 मेडल्स टू 19 मेडल्स, और अब 19 से 29 मेडल्स आ गए हैं। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी इंप्रेसिव रहा है, ठीक है, जर्नी अभी तक की जो स्टेटस में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और ये क्या शो करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? कि जो इंडियन पैरालंपियंस का जो कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है उसको शो करता है कि वो इन सिंक है, मतलब वो साथ साथ हो रहा है। किसके? जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, इंक्रीज गवर्नमेंट सपोर्ट, उसके मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है उस तरह से पैरालंपियंस का जो इम्प्रूवमेंट है वो भी हो रहा है। जो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे मेडल्स का जो टैली है वो बढ़ता ही गया है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। Since the challenges are different, it may not be fair to compare the achievements of the para athletes with those in the Olympics. अब challenges different होते हैं। जो ओलंपिक्स में जो जाते हैं, जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। जो पैरालंपिक्स में जाते हैं जो लोग, वो आपको पता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर के जाते हैं, तो उनके लिए सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होती है। तो कंपेयर करना बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। India's performance in the 2024 Paralympics reflects its para-athletes' quest for excellence despite the unimaginable odds they face. तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है 2024 पैरालंपिक्स में, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट मतलब शो करता है। क्या शो करता है?
उनके पैरा एथलीट्स का जो क्वेस्ट है, जो उनकी जर्नी है, सर्च है एक्सीलेंस के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और उन्होंने ये जर्नी की है डिस्पाइट द अनइमेजिनेबल ऑड्स दे फेस, जो अनइमेजिनेबल, हम सोच भी नहीं सकते इतनी ऐसी डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की है। तो वैसी डिफिकल्टी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उन डिफिकल्टीज के बावजूद उनका जो ये जर्नी है कि हमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देना है, हमें एक्सीलेंस पाना है, वो शो करता है क्या, इंडिया का परफॉर्मेंस जो रहा है 2024 पैरालंपिक्स में, वो इस चीज को शो करता है। Of the 7 gold, 9 silver and 13 bronze medals, the majority 17 in all came from para athletes. तो जो 7 गोल्ड आया है, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं, उनमें से ज्यादातर मेडल्स कहाँ से आए हैं, पैरा एथलेटिक्स से आए हैं। The javelin throwers and high jumpers contributed the most. सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस अच्छा जो रहा है वो javelin throwers और high jumpers का रहा है, with 4 medals in different categories classified as impairments. और इन्होंने 4 मेडल्स जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। उन कैटेगरीज को कैसे क्लासीफाई किया गया था, इम्पेयरमेंट्स के फॉर्म में क्लासीफाई किया गया था। पैरा बैडमिंटन में 5 आए हैं, पैरा शूटिंग 4, पैरा आर्चरी में 2 एंड पैरा जूडो में 1, ठीक है। कंप्लीटेड द कंट्रीज मेडल टैली, तो पैरा बैडमिंटन में कितना मेडल आए हैं, 5 आए हैं, पैरा शूटिंग में 4 आए हैं, पैरा आर्चरी में 2 आया है, ठीक है, पैरा जूडो में 1। तो इससे कंट्री का जो मेडल का टोटल है वो कंप्लीट हो गया। शूटर अवानी लिखाड़ा एंड जैवलिन थ्रोअर्स सुमित अंतिल who set a new Paralympic record defended their gold medals, ठीक है। तो जो शूटर अवानी लिखाड़ा जी हैं और जो जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल जी हैं, उन्होंने एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड सेट किया और वो डिफेंड कर रहे थे अपने गोल्ड मेडल्स को, ठीक है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसको डिफेंड कर रहे थे वो। हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु, जो मरियप्पन थंगावेलु जी हैं, जो हाई जंपर है, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने जीता क्या, हिज 3rd सक्सेसिव मेडल। उनका जो तीसरा लगातार मेडल है वो जीता, एक जीता रहा था, पहले भी जीत चुके थे वो, फिर दूसरा और तीसरा लगातार जीते हैं, मतलब कि बीच में उन्होंने वो हारे नहीं है। 3 इवेंट हुए, तीनों में वो जीते। 17 ईयर ओल्ड आर्मलेस आर्चर शीतल देवी, जो शीतल देवी जी है 17 ईयर ओल्ड, वो आर्मलेस आर्चर है, आर्म नहीं है उनके, तो वो क्या बनी, बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ मेडल। वो सबसे यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। एंड हरविंदर सिंह वॉन द फर्स्ट पैरा आर्चरी गोल्ड, और जो हरविंदर सिंह जी हैं उन्होंने पहला पैरा आर्चरी गोल्ड, यानी पैरा आर्चरी में पहला गोल्ड अपना जीता। Preeti Pal bagged India's first ever track medal as she picked up a bronze in women's 100 meter T35 event, followed by another in 200 meter, and Kapil Parmar captured India's first para judo medal. तो जो प्रीति पाल जी है उन्होंने इंडिया का पहला ट्रैक मेडल जीता, ठीक है। कहाँ पे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, किसमें, विमेंस 100 मीटर T35 इवेंट में, और इसके बाद एक और इवेंट 200 मीटर पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जीता। और जो कपिल पारमार जी है उन्होंने क्या जीता, इंडिया का पहला पैरा जूडो मेडल, यानी कि पैरा जूडो में उनको पहला मेडल मिला। नागालैंड 40 ईयर ओल्ड आर्मी मैन हुकातो सेमा, who shone as a shot putter despite losing a leg in the line of duty in the prime of his youth, cornered glory to underscore the indomitable human spirit. जो नागालैंड के 40 ईयर ओल्ड आर्मी मैन हुकातो सेमा जी हैं, वो चमके कैसे, शॉर्ट पुटर में, शॉर्ट पुट में वो चमके, मतलब काफ़ी अच्छा साइनिंग परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, ठीक है। डिस्पाइट लूजिंग अ लेग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इन द प्राइम ऑफ हिज यूथ, जब वो यूथ मतलब जब वो जवान थे, यंग थे, तो उनका जो प्राइम था, मतलब यंग में भी वो सबसे जो अपने पीक परफॉर्मेंस में थे, तब उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। कहाँ पे, लाइन ऑफ ड्यूटी में, मतलब जब वो सर्व कर रहे थे आर्मी में, तब उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया शॉर्ट पुट में। कॉर्नर्ड ग्लोरी टू अंडरस्कोर द इनडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट, कॉर्नर मतलब कि ट्रैप कर लिया ग्लोरी को, कोने में ट्रैप कर लिया कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते, ग्लोरी मतलब कि सक्सेस को, और फिर सक्सेस उनकी हो गई, ठीक है। और ये करके उन्होंने अंडरस्कोर किया, एम्फसाइज किया क्या, कि जो ह्यूमन स्पिरिट है वो इनडोमिटेबल है। ह्यूमन स्पिरिट का मतलब क्या, हाँ, यहाँ पे जो ह्यूमन का जो डिटर्मिनेशन है, जो ह्यूमन का विल है कुछ कर लेने का, कुछ पा लेने का, वो इनडोमिटेबल है, उसको कोई हरा नहीं सकता।
Overall, the spectators' response to the Paralympics 2024 was heartwarming. Spectators का जो response था कि जो लोग जो audience आती है Paralympics को देखने, वो भी काफ़ी heartwarming था, काफ़ी encouraging था. मतलब कि काफ़ी ज़्यादा numbers में spectators आए थे Paralympics देखने. Organizers sold over 2 million tickets for the games. जो games के organizers थे, उन्होंने 2 मिलियन टिकट से ऊपर के और 2 मिलियन से ऊपर टिकट्स सोल्ड कर दिए थे. मतलब कि 2 मिलियन से ऊपर स्पेक्टेटर्स ऑडियंस देखने लोग देखने आए थे पैरालंपिक्स को. द स्टेड दे फ्रांस, ये स्टेडियम है फ्रांस की, स्टेड दे फ्रांस विटनेस्ड अ नियर कैपेसिटी क्राउड thronging the iconic venue Delhi to watch and support the heroic efforts. तो जो स्टेडियम जहाँ पे इवेंट हो रहा था पैरालंपिक्स का, वहाँ पे क्या हो रहा था कि इतनी भीड़ थी कि लगभग स्टेडियम भर जा रहा था. इतनी भीड़ हर दिन आ रही थी देखने और सपोर्ट करने जो भी जो हीरोइक एफर्ट्स वहाँ पे डाले जा रहे थे, जो बहुत ही ब्रेव एफर्ट्स डाले जा रहे थे विक्ट्री अचीव करने के लिए, उनको देखने, उन एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए इतने लोग आ रहे थे कि स्टेडियम हर दिन लगभग भर जा रहा था. It was a huge encouragement for the 4,400 plus para athletes competing in 549 medal events in 22 sports and might contribute to the growth and acceptability of para sports. अब इतने लोग देखने आ रहे थे, इतने लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो काफ़ी इंकरेजमेंट मिल रहा था. जो 4,400 पैरा एथलीट्स कम्पीट कर रहे थे, 4,400 प्लस यानी 4,400 से ज़्यादा जो पैरा एथलीट्स कम्पीट कर रहे थे पैरालंपिक्स में, उनके लिए काफ़ी इंकरेजमेंट वाली बात थी. ठीक है, किसके लिए? जो 549 मेडल इवेंट्स है 22 स्पोर्ट्स में, वहाँ पे वो कम्पीट कर रहे थे. और जो इतना ज़्यादा क्राउड टर्नओवर हुआ है, इतने लोग आए हैं देखने, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्रोथ एंड एक्सेप्टेबिलिटी को. मतलब कि पैरा स्पोर्ट्स जो है वो और ग्रो करे, लोग पैरा स्पोर्ट्स को और देखें, उन एथलीट्स के लिए और चीयर करे और सपोर्ट करे, इसमें भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है. It complemented the French authorities' attempt to make the Paralympics more inclusive. तो फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने कोशिश की थी कि पैरालंपिक्स को इंक्लूसिव बनाया जाए, मतलब हर जगह से लोग आ सके वहाँ पे. तो ये जो चीज़ हुई, कितने सारे लोग आए देखने, ये इसने और कॉम्प्लीमेंट किया, इसने और जो एफर्ट्स लगाए थे फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने, उसको और इन्हांस किया, उसकी ब्यूटी और बढ़ाई. Which is apparent from the emblem, mascot and motto games wide open used for the Olympics. और जो ये फ्रेंच अथॉरिटीज़ जो अटेम्प्ट कर रहे थे कि पैरालंपिक्स को और इंक्लूसिव बनाया जाए, ये साफ साफ दिख रहा था उनके एम्बलम में, उनके मैस्कॉट में, उनके मोटो में. जो उनका मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन. गेम्स वाइड ओपन है मतलब कि सब के लिए खुले हैं, कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है. The successful conduct of the Paris Paralympics and the Indians' praiseworthy performance should draw more government and corporate support for these athletes in India to ensure improved shoes on the field and a better life as part of the mainstream. तो जो ये अभी जो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है पेरिस पैरालंपिक्स, काफ़ी अच्छी तरह से हो गया, और जो इंडियंस एथलीट्स का जो प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, लॉडेबल जो परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस रहा है उनका, इससे और ज़्यादा गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सपोर्ट आना चाहिए. ठीक है, और इन एथलीट्स के लिए इंडिया में, जिससे ये इंश्योर होगा, ये गारंटी होगी कि उनकी परफॉर्मेंस फील्ड में और इम्प्रूव हो और उनके जो लाइफ है वो और अच्छी हो जाए, और ये मेन स्ट्रीम का पार्ट हो. मतलब ये चीज़ अब कॉमन होनी चाहिए कि सपोर्ट मिले पैरालंपिक्स पैरा एथलीट्स को. ठीक, और उनकी मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के लिए सपोर्ट मिले दोनों तरफ से, गवर्नमेंट से भी, कॉरपोरेट से भी, और उनकी लाइफ अच्छी हो. तो ये पूरा आर्टिकल था जहाँ पे ऑथर ने काफ़ी अलॉड किया है, काफ़ी प्रेज किया है, कमेंट किया है जो इंडियन एथलीट्स का जो परफॉर्मेंस रहा है पैरालंपिक्स में उनके लिए. तो अगर हम टोन को देखें तो टोन आपकी लॉडेबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने जो सपोर्ट मिला उसके बारे में अच्छी बात कही है कि जैसे सपोर्ट, जिस तरह से सपोर्ट मिला उसी स्केल पे परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ, और परफॉर्मेंस को कंपेयर भी किया तो परफॉर्मेंस पे में इम्प्रूव होती हुई दिखी है. तो ओवरऑल जो टोन है वो प्रेज वर्दी है, लॉडेबल है. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. Which of the following statements about India's 2024 Paralympics performance is true according to the passage? 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं इंडियन पैरालंपिक्स के बारे में, इनमें से कौन सा ट्रू है वो देखते हैं. इंडिया वॉन मोस्ट ऑफ इट्स मेडल इन पैरा बैडमिंटन. इंडिया ने ज़्यादातर अपने मेडल्स पैरा बैडमिंटन में जीते हैं.
नहीं, पैरा एथलेटिक्स में जीते थे, यहाँ पे लिखा है कि द मेजॉरिटी 17 इन ऑल केम फ्रॉम पैरा एथलेटिक्स, तो ये तो गलत हो गया। पैरा बैडमिंटन में नहीं, पैरा एथलेटिक्स में आया है। पैरा जूडो कंट्रीब्यूटेड मोर देन पैरा शूटिंग टू द मेडल टैली, मतलब पैरा जूडो में ज़्यादा मेडल्स आए हैं पैरा शूटिंग से। तो देखते हैं कितने आए हैं पैरा जूडो में, पैरा और उसमें पैरा शूटिंग में। ठीक है, तो आपका पैरा जूडो में आया है 1, पैरा शूटिंग में 4 आया है, तो पैरा शूटिंग में ज़्यादा आया है, पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पैरा जूडो में ज़्यादा आया है, तो ये भी गलत हो गया। इंडिया रैंक 24 इन द 2024 पैरालंपिक्स, 2024 पैरालंपिक्स में इंडिया का रैंक 24 था। तो देखते हैं क्या था इंडिया का रैंक, तो 24th रैंक तो 2020 में था, अभी जो रैंक है वो 18th है। ठीक है, 43rd कहाँ पे था, रियो में था, तो अभी का रैंक क्या है, 18th है। 2020 और 24 तो 2020 में था, तो ये वाला भी गलत हो गया। शूटर अवानी लेखाड़ा एंड जैवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल डिफेंडेड देयर गोल्ड मेडल्स, जो अवानी लेखाड़ा जी हैं और जो सुमित अंतिल जी, उन्होंने अपने गोल्ड मेडल डिफेंड किए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा भी है कि शूटर अवानी लेखाड़ा एंड जैवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल हु सेट अ न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड डिफेंडेड देयर गोल्ड मेडल्स, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये सही है तो हमें वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी गलत ही होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। होकातो सेमा वोन अ गोल्ड मेडल इन द शॉर्ट पुट, मतलब होकातो सेमा ने गोल्ड मेडल जीता शॉर्ट पुट में। तो होकातो सेमा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि होकातो सेमा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट कौन सा मेडल जीता वो कंफर्म नहीं है पैसेज में, तो ये गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द इंक्रीज स्पेक्टेटर रिस्पॉन्स टू 2024 पैरालंपिक सजेस्ट, जो स्पेक्टेटर का जो रिस्पॉन्स था, जो काफ़ी नंबर्स में स्पेक्टेटर्स लोग देखने आए थे, उससे क्या पता चलता है हमें, अ ग्रेटर इंटरेस्ट इन पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में पैरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं, अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है तभी तो लोग इतने नंबर्स में देखने आ रहे हैं। इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी ऑफ वेन्यूज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, मतलब वेन्यू में वैसे लोग आ पाए जो कि डिसेबल है, उनके लिए फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई गई है। तो देखो, वेन्यू में ऐसे लोग भी आएंगे देखने, वेन्यू में और लोग भी आएंगे देखने, तो सिर्फ ये रीज़न तो नहीं हो सकता कि स्पेक्टेटर स्पोर्ट रिस्पॉन्स जो बढ़ा है वो सिर्फ इसका रीज़न है कि एक्सेसिबिलिटी उन लोगों के लिए बढ़ा दी गई है, क्योंकि लोग तो हर तरह के आए हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीज मीडिया कवरेज ऑफ द पैरालंपिक इवेंट, अब देखो ना तो मीडिया कवरेज के बारे में बात हुई है, ठीक है, और अगर मीडिया कवरेज होता भी है, अगर मीडिया में बहुत ज़्यादा बताया भी जाता है पैरालंपिक में, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे बहुत सारे लोग पैरालंपिक देखने आ जाएंगे जब तक कि उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इंटरेस्ट जाग रहा है उनका तभी वो आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। हायर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स, कॉर्पोरेट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा फंडिंग आ रही है। तो देखो, कॉर्पोरेट से फंडिंग आ रही है, उससे एथलीट्स को फ़ायदा है, जहाँ पे हो रहा है इवेंट, वहाँ पे जो कंडक्ट करवा रहे हैं उनको फ़ायदा, बट बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रही है कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स से, तो इससे क्या ज़रूरी है कि बहुत लोग आ जाएंगे देखने, नहीं है, गलत है। अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ पैरा एथलीट्स एबिलिटीज़ इन इंडिया, इंडिया में अवेयरनेस बढ़ रहा है पैरा एथलीट्स के एबिलिटीज़ के बारे में। तो देखो, ये जो ओलंपिक था, इट्स वाज अ वर्ल्ड वाइड इवेंट, इसमें हर कंट्री से लोग आ रहे थे, तो सिर्फ इंडिया, चलो मान भी लेते कि इंडिया में बढ़ रहा है अवेयरनेस, तो इंडिया, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ इंडियन ही आए होंगे वहाँ पे, और भी कंट्रीज के लोग आए होंगे, तो ये भी गलत हो गया। पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। Why might it be unfair to compare the achievement of India's para athletes with those in the Olympics? अनफेयर क्यों है कंपेयर करना दोनों के अचीवमेंट्स को, जो पैरा एथलीट्स है और जो ओलंपिक्स में जिन्होंने किया है? अनफेयर क्यों है? क्योंकि दोनों के चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो पैरा एथलीट्स फेस डिफरेंट चैलेंजेस कंपेयर टू ओलंपिक एथलीट्स, इसको हम मान लेंगे क्योंकि उनके चैलेंजेस अलग अलग हैं। ये जो चैलेंजेस फेस करते हैं ओलंपिक्स में और जो पैरालंपिक्स में जो फेस करते हैं, दोनों के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं कॉम्पिटिटर्स के लिए, एथलीट्स के लिए। पैरालंपिक्स आर नॉट एज कॉम्पिटिटिव एज ओलंपिक्स, यानी कि पैरालंपिक्स में कॉम्पिटिशन कम है। ये तो कहा गया कि पैसेज में कि पैरालंपिक्स में कॉम्पिटिशन कम है। देयर आर फ्यूअर इवेंट्स इन द पैरालंपिक्स दैन इन द ओलंपिक्स। फिर यहाँ पे कंपेयर करो ओलंपिक्स को कि इवेंट्स कम है, तो ये ऑथर ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, कंपेयर तो किया नहीं कि ओलंपिक्स में इतने इवेंट हुए थे, पैरालंपिक्स में इतने इवेंट हुए थे, तो ये भी गलत हो गया। इंडियन पैरा एथलीट्स रिसीव लेस गवर्नमेंट सपोर्ट, ये भी नहीं कहा गया। इनफैक्ट ये कहा है ऑथर ने कि गवर्नमेंट सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो गलत हो गया। मीडिया फोकस करती है ज़्यादा ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स, तो मीडिया तो यहाँ पे है ही नहीं इसमें,
आर्टिकल में, द मीडिया फोकस इज मोर ऑन द ओलंपिक्स देन द पैरालंपिक्स, तो गलत है। तो बचा क्या हमारा ये कि पैरा एथलीट्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस फेस करते हैं एज कम्पेयर टू दोज इन ओलंपिक्स। तो ये हमारा वन करेक्ट आंसर है। तो आज का जो आर्टिकल था काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, लॉरेटरी टोन था ऑथर का, और आर्टिकल काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड था, इजी टू रीड था। मतलब अगर आपने जब खुद से भी पढ़े होगा आप लोगों ने, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी आपने काफ़ी अच्छे से कर लिए होंगे। वो कैब भी आपकी स्टैंडर्ड वो कैब थी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, वो ही थी आज के आर्टिकल में भी। ठीक है, तो ओवरऑल इजी आर्टिकल था। अगर आपको कोई भी इस आर्टिकल में कोई भी आपके डाउट्स रहे हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, कोई वोकैब से रिलेटेड डाउट है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग से है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई रिकमेंडेशन है, कोई आपका सजेशन है, वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब पे एक्स्ट्रा फोकस दे, मॉक्स लगाए, मॉक्स को एनालाइज करें, वीक एरियाज़ को अपने अच्छे और स्ट्रेंथन करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें उन एरियाज़ में, उस पर सेक्शनल टेस्ट लगा के उन एरियाज़ को और स्ट्रॉन्ग करें, और जो आपके एरिया स्ट्रॉन्ग है उनमें कोशिश करिए कि टाइम थोड़ा कम लगे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको 2 मिनट में हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि 1.5 मिनट में हो, 1 मिनट में हो, 1 मिनट रखिए। ठीक है, तो ये करिए। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।